हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। चलिए आज हम अपने पूरे सिलेबस का अंतिम टॉपिक जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि ग्लेशियर द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ जो होती हैं वो किस प्रकार से बनती हैं, ग्लेशियर किस प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण करता है और ग्लेशियर मतलब कि बर्फ़ किस प्रकार से हमारी स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। इससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि देखिए हमने अभी तक पूरे का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें सिर्फ आज का अंतिम टॉपिक बचा हुआ है। तो इस आज के टॉपिक के साथ साथ पूरे का पूरा सिलेबस मैं मानता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने रेगुलर मेरी क्लास को अटेंड किया है उन्होंने साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाए हैं। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो सारे का सारा होमवर्क भी उन्होंने किया है। तो मैं मानता हूँ कि वो स्टूडेंट किसी भी परिस्थिति में मतलब कि मेरिटोरियस स्टूडेंट होगा, उसके जो मार्क्स होंगे उस स्टूडेंट्स के मार्क्स वन ऑफ द टॉपेस्ट इन द यूनिवर्सिटी होंगे, क्योंकि जितना सिलेबस मैंने करवाया है वो अपनी मोस्ट एफिशिएंसी के द्वारा मैंने आपको अपनी पूरी उसके अंदर स्ट्रेंथ डाली है, उसके अंदर पूरे का पूरा अपना एक्सपीरियंस डाला है और सारे का सारा सिलेबस आपको बहुत ही अच्छी तरह से करवाया है। तो एक लेक्चर जो आपके सामने जो ये प्रस्तुत किया जाता है, इस लेक्चर को आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले और आप तक प्रेजेंट होने तक, ठीक है, इसको बनाने में पूरे का पूरा दिन लग जाता है। कितनी लंबी इसके अंदर एडिटिंग होती है, कितनी तरह से इसके अंदर कट्स आते हैं, किस प्रकार से मैं इसको बनाता हूँ। तो ये जो वीडियो है मैं मानता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। इन वीडियोज़ को आप ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। बहुत ही ईजी भाषा का मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है और आप सभी इसी भाषा को समझते भी हैं। हिंदी भाषा का मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है, इंग्लिश टर्म्स को मैंने आपको समझाया है, एक एक टर्म्स को मैंने आपको उनका मतलब समझाया है और सारी की सारी सिलेबस मैंने आपका करवाया है। तो अब आपका काम क्या है कि पूरी की पूरी वीडियोज़, जितनी भी वीडियोज़ अभी तक बनी हैं, ये सारी की सारी वीडियोज़ आप देखें एक के बाद एक, क्योंकि जो वीडियोज़ यहाँ पर डाली गई हैं एक वीडियो का संबंध दूसरी वीडियो से है। तो आप इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक 21-22 वीडियोज़ हो जाएंगी और एक वीडियो और इसके अंदर आएगी जो लास्ट में आपका सर्वे बचता है, जिसके अंदर हम चेन एंड टेप सर्वे करेंगे, ठीक है। तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से करना है। उसके साथ ही करते ही आपका पूरे का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वह थ्योरेटिकली ज्योग्राफी है, जो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है उसका सबसे लास्ट टॉपिक है। और यह यूनिट सबसे ज़्यादा लंबी यूनिट थी। इस यूनिट को के अंदर कम से कम 6 टॉपिक इसके अंदर थे और जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं, जिसके अंदर जहाँ पर स्थलाकृतियों का जो मैंने को बताया है कि लैंडस्केप, लैंड फॉर्म्स, ठीक है, जो बनती हैं अलग अलग माध्यमों के द्वारा, चाहे वो नदी के द्वारा बनती हों, चाहे वो वायु के द्वारा बनती हों, वह समुद्र के तट पर बनती हों, ठीक है, ग्लेशियर्स के द्वारा बनती हों। तो ये सारी की सारी जो टोपोग्राफी मैंने आपको करवाई है, यह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप है ना, ये जो पूरी यूनिट करवाई है मैंने 4th यूनिट, इसको बहुत ही ध्यान से करें। आपके आने वाले भविष्य में यह यूनिट आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है कि लैंड फॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय ग्लेशियर्स। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हिम नदी क्या होती है, हिम नदी किस प्रकार से बनती है। हिम नदी देखिए कि जब पानी क्या होता है, पानी का वाष्पीकरण होता है समुद्र से, और जब पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, उसका वाष्प बन जाती है, तो वह उड़ करके हवा के साथ साथ अपने दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है, जैसे कि पहाड़ों की तलहटियों में पहुंच जाता है। और जब वो पानी, वह वाष्प ऊपर की तरफ उठने लगती है, तो उस ऊपर जब उठती है तो उसका संघनन मतलब कि कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है कि यदि कंडेंसेशन प्रोसेस बिलो 0 डिग्री या फिर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है, तो क्या होता है कि जो
जो हमारे वाष्प के कण थे वह पानी न बन करके सीधा ठोस बर्फ़ का रूप धारण कर लेते हैं और स्नो के रूप में नीचे गिरते हैं। यदि वही वाष्प के कण जो हैं वहाँ पर आकर के वहाँ पर जो टेम्परेचर था वायुमंडल का वह बिलो 0 डिग्री से ऊपर था, 0 डिग्री से ज़्यादा था, तो फ्रीजिंग पॉइंट से यदि वो ज़्यादा था तो क्या होगा, तो वह पानी के रूप में नीचे बूंद के रूप में नीचे गिरता है। यदि वह टेम्परेचर जो वायुमंडल का टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर से, वह बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर होता है तो ऊपर से जो बर्फ़ गिरती है ना, जो ऊपर से जो जल वाष्प होते हैं वह जल वाष्प ठोस रूप धारण कर लेते हैं और बर्फ़ की स्नो फ्लेक्स के रूप में नीचे गिरते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन क्या है कि वाष्पीकरण से ठोस रूप धारण करना, मतलब कि बर्फ़ के रूप में रूप धारण करने के इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशंस। सब्लिमेशंस की स्पेलिंग क्या है, SUBLIMATION, सब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। और इस सब्लिमेशन प्रोसेस के तहत जो है जल वाष्प ठोस बर्फ़ का रूप धारण करके नीचे गिरते हैं। तो अब क्या होता है, जब वह नीचे गिरते हैं तो किसी न किसी प्रकार की सतह पर गिरते होंगे, कहीं पर मान लो पहाड़ पर गिरते होंगे, कहीं प्लेन एरियाज पर गिरते होंगे। तो इस स्थिति में क्या होता है, जब जल वाष्प की मोटाई क्या होती है, लगातार गिरता रहता है तो नीचे वाली जो परत है वह ठोस रूप धारण कर लेती है। तो जब ये ठोस रूप धारण कर लेती है तो इसको हम क्या कहते हैं, कण हिम कहते हैं, या फिर नीवे, NEVE, नीवे। तो इसको नेवे भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको कण हिम भी कहा जाता है। ठोस जब रूप धारण कर लेती है और जब इस चादर की जो मोटाई है वह यदि 70 से 80 मीटर तक की इसकी ऊंचाई हो जाती है तो क्या होता है कि यह ग्रेविटी के साथ साथ स्लोप के साथ नीचे की तरफ बहने लगती है। ग्रेविटी का उसके ऊपर, गुरुत्वाकर्षण का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और गुरुत्वाकर्षण से वह नीचे की तरफ खिसकने लगती है। तो जब यह खिसकती है तो अलग अलग प्रकार की वहाँ पर टोपोग्राफी बनाती है और इस खिसकती हुई बर्फ़ को ही हम क्या कहते हैं, हिम नदी कहते हैं या फिर हिमानी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, तो किस प्रकार से यह बनती है और किस प्रकार से यह आगे की तरफ बढ़ती है। इसके बाद आता है कि जो हमारी हिम रेखा और हिम क्षेत्र क्या होते हैं। देखो, स्नो फील्ड और स्नो लाइंस, ये दो चीज़ हैं। स्नो फील्ड मतलब जो हिम क्षेत्र हो गया और स्नो लाइन हिम रेखा हो गई। तो स्नो क्षेत्र वह होता है जहाँ पर क्या कहते हैं, बर्फ़ पड़ी रहती है, हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है, तो उसको क्या कहते हैं, स्नो फील्ड कहते हैं। और क्या कहते हैं, स्नो लाइन किसको कहते हैं, स्नो लाइन उस रेखा को कहते हैं जब पहाड़ के ऊपर हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। ठीक है, पहाड़ पर जब हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो क्या होता है, एक सीमा ऐसी आती है उसके ऊपर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो वह सीमा जहाँ पर हमेशा परमानेंट बर्फ़ जमी रहती है उससे ऊपर बर्फ़ नहीं जाती है पिघल करके, उसे नीचे तक जा सकती है। क्योंकि जब सर्दी होती है तो क्या होती है कि बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है और परमानेंट स्नो कवर से नीचे तक भी बर्फ़बारी हो जाती है। तो वह क्षेत्र जहाँ पर परमानेंट बर्फ़ जमी रहती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, हिम रेखा कहते हैं या फिर स्नो लाइन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको मैं बताऊं, ये जो बर्फ़ होती है, जो हिम नदी होती है, ग्लेशियर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पिघलते रहते हैं। अब पिघलते रहते हैं तो 1834 ईस्वी में लुइस अगेसिस महोदय ने ये बताया था कि ये इस प्रकार से पिघल करके पीछे की तरफ खिसकते रहते हैं, जैसे कि पहाड़ की ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं, खिसकते रहते हैं जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है। तो क्या होता है कि यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर प्रतिदिन से लेकर 30 मीटर प्रतिदिन तक यह पिघल सकते हैं और पीछे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि यदि बर्फ़ को जो क्षेत्र है, बर्फ़ का जो क्षेत्र है, स्नो फील्ड है जिसको या फिर हिम क्षेत्र कहते हैं, यदि उसमें लगातार बर्फ़बारी होती रहे तो वह क्या होता है, उसका न्यूट्रिशमेंट होता रहता है, वह बढ़ता रहता है। ठीक है, यदि वहाँ पर परमानेंट बर्फ़ होने की बजाय पिघलने की दर ज़्यादा है, यदि उसकी वेस्टेज ज़्यादा है तो क्या होता है
कि वह पिघल करके ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ता रहता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यदि न्यूट्रिशमेंट और उसकी वेस्टेज है जो, यदि इसके अंदर संतुलन है तो परमानेंट स्नो लाइन वहीं पर रहती है। लेकिन यदि इसमें असंतुलन पैदा हो जाता है तो यदि वेस्टेज ज़्यादा है तो जो आपका ग्लेशियर है वह पिघल करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, उसकी हानि होगी। वेस्टेज ज़्यादा है तो अगर न्यूट्रिशमेंट है तो वह बढ़ करके और भी आगे तक के क्षेत्रों पर पहुंच सकता है। तो अब आपको यहाँ पर ये बात भी समझ में आ गई होगी। देखिए, अब स्नो जो लाइन होती है वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होती है। देखो, यह समुद्र तल पर भी हो सकती है और काफ़ी ऊंचाई पर भी हो सकती है। जहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोलर रीजन्स हैं, हमारे पोल्स के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर स्नो कवर्स है वह समुद्र तल पर है। ठीक है, जबकि पोलर रीजन से भूमध्य रेखा तक यदि हम आते हैं तो स्नो कवर्स की जो हाइट है वह बढ़ती हुई चली जाती है, उसकी ऊंचाई बढ़ती हुई चली जाती है। कारण क्या है? क्योंकि जो भूमध्य रेखा की तरफ जब हम आते हैं तो गर्मी बढ़ती चली जाती है। तो 6500 जो मीटर है उस तक भी स्नो कवर है और 500 मीटर तक भी स्नो कवर है और समुद्र तल पर भी स्नो कवर है। ठीक है, तो पोलर रीजन से यदि हम भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो वहाँ पर इसकी हाइट बढ़ती हुई चली जाती है। माना जाता है कि 20 से 30 डिग्री जो लैटिट्यूड्स हैं, जिसको हम हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, उन्हीं हॉर्स लैटिट्यूड्स के बीच में यह सबसे ज़्यादा ऊंची मानी जाती है। इसके अतिरिक्त यदि मैं कहूँ कि हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पर यह 4250 मीटर ऊंची है और भूमध्य रेखा पर यह 6000 मीटर ऊंची है। अब देखो, ऊंचाई पर बर्फ़ क्यों पड़ती है, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए कि जब हम ज़मीन से ऊपर की तरफ उठते हैं, ठीक है, जब ज़मीन से हम ऊपर की तरफ उठते हैं तो टेम्परेचर घटता हुआ चला जाता है। 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर घट जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट से क्या होता है? सामान्य ह्रास दर बोला जाता है इसको हिंदी में कहें तो। नॉर्मल लैप्स रेट से जो टेम्परेचर है वह घटता हुआ चला जाता है ऊपर की तरफ जब हम बढ़ते हैं। 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। तो इस प्रकार से यदि हम ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो आखिरी में ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और उसके बाद में जो जितना भी क्षेत्र आता है वहाँ पर जो भी प्रेसिपिटेशन होती है, वर्षण जो भी होता है वह बर्फ़ के रूप में होता है। ठीक है, जो भी वर्षात होती है वो बर्फ़ के रूप में होती है वहाँ पर। ठीक है, तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको कि जो स्नो होती है, जो हिम नदी होती है, उसमें क्या होता है, जो वह पहाड़ से नीचे की तरफ खिसक कर आती है तो वह किनारों की अपेक्षा बीच में, ठीक है, बीच में उसकी गति ज़्यादा होती है। ठीक है, किनारों पर उसकी ज़्यादा गति नहीं होती, जबकि बीच में उसकी गति ज़्यादा होती है। और उसके तल पर जो, यदि उसका तल जो होता है वहाँ पर भी उसकी गति ज़्यादा नहीं होती, जबकि उसकी गति ऊपर की तरफ जो उसकी सतह होती है वहाँ पर उसकी गति ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसकी रफ्तार मैंने आपको बता ही दी है, 2.5 सेंटीमीटर प्रतिदिन से 30 मीटर प्रतिदिन तक भी है ना, यह आगे की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो ग्लेशियर्स हैं वो किस किस प्रकार के ग्लेशियर्स होते हैं। तो ग्लेशियर्स में सबसे पहला जो आता है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप। महाद्वीप पूरे का पूरा जो भूखंड है उस पूरे के पूरे भूखंड पर क्या है, बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है, आइस शीट जमी रहती है, ग्लेशियर्स बना रहता है पूरे के ऊपर। तो यह इसको हम क्या कहते हैं, इसको कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहते हैं। इसके जो मुख्य दो उदाहरण हैं, एक तो अंटार्कटिका है और दूसरा ग्रीनलैंड। ये दोनों के दोनों जो क्षेत्र हैं वह बर्फ़ से ढके हुए हैं। अंटार्कटिका में कहें तो 153 लाख 153 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वह बर्फ़ से ढका हुआ है, जिसकी मोटाई मैं कहूँ तो 4270 मीटर 4270 मीटर्स इसकी ऊंचाई है। 4000 किलोमीटर 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, उसके बाद ग्रीनलैंड की बात करें तो वहाँ पर भी 18 लाख वर्ग किलोमीटर जो का क्षेत्र है जो वह क्या है, वह बर्फ़ से ढका हुआ है। ठीक है, पूरी जो पृथ्वी है उसके जो उसके ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं उसका 96% जो पार्ट है इन्हीं दो स्थानों पर पाया जाता है।
ग्लेशियर्स का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। ग्लेशियर्स यदि ना हो तो क्या होगा कि जो वो अगर वो ना पिघलें तो क्या होगा कि नदियों के अंदर जो स्वच्छ जल है, जो पीने योग्य पानी है, वह नहीं पहुंच पाएगा। और क्या होगा कि जितना भी समुद्र का पानी है वह वाष्पीकृत होकर के उसका वाष्पीकरण हो जाएगा और वह वाष्प है जो किसी क्या कहते हैं पहाड़ों के ऊपर जा कर के पानी वह जम जाएगा, बर्फ़ के रूप में जमा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इसका पिघलना भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नंबर 2 जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आइस कैप्स या फिर हिम छत्रक। देखिए क्या होता है कि अभी हमने क्या देखा था, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। देखिए कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर से छोटे साइज़ की जो हिम नदी होती है या फिर हिम नद होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको आइस कैप्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पेडिमेंट ग्लेशियर्स। पेडिमेंट ग्लेशियर्स कौन से होते हैं, जब पहाड़ की चोटियों से ग्लेशियर के रूप में नीचे की तरफ खिसक करके उसके बिल्कुल वैली के नीचे तक पहुंच जाना, उसके बेस तक, पहाड़ की चोटी से लेकर उसके बेस तक पहुंच जाना बर्फ़ का, उसको हम क्या कहते हैं, पेडिमेंट ग्लेशियर्स है। ऐसा कहाँ पर संभव होता है, ऐसा ऊंचे अक्षांशों में ही संभव है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ठंड ज़्यादा है, ठीक है। और ठंड ज़्यादा होने की वजह से ही वो अत्यंत शीतल, जहाँ पर ज़्यादा ठंड है उसी इलाकों में ही क्या होता है कि ग्लेशियर नीचे तक पहुँच पाते हैं। तो इसमें अलास्का में जो मेल स्पाइना नाम का हिम नदी है, MELASPINA, मेल स्पाइना नाम का जो हिम नद है, वही क्या है, वह इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उसके बाद आता है माउंटेन वैली ग्लेशियर्स, पर्वतीय या घाटी हिमनद। देखो अब क्या होता है, पहाड़ होते हैं जिनकी ऊंचाई काफ़ी ऊंची ऊंची होती है, उनकी चोटियों पर क्या रहता है, बर्फ़ जमी रहती है, ठीक है। इसी पूरी के पूरी बर्फ़ को हम क्या कहते हैं, जो नीचे तक आती है और परमानेंट स्नो कवर तक रहती है, उसके बाद वह पिघलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इस वाली जो स्नो को क्या कहते हैं, पर्वतीय हिमनद कहा जाता है, फिर माउंटेन ग्लेशियर कहा जाता है या फिर वैली ग्लेशियर कहा जाता है। इसके अनेकों उदाहरण यदि मैं आपको बताऊं, हिमालय पर्वत में भी हैं और उसके बाद आपका एंडीज़ में भी हैं, रॉकीज़ में भी हैं, अनेकों उदाहरण हैं। तो इसमें काराकोरम में सियाचिन जो हिमनद है वह 72 किलोमीटर है और कुमायूं श्रेणी में गंगोत्री हिमनद है वह 25 किलोमीटर उसकी लंबाई है, ठीक है। तो अब आता है हमारा ग्लेशियल स्पेसिफिक हाई लैंडफॉर्म्स। इसके बाद हम करते हैं कि जो लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं ग्लेशियर्स के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्लेशियर्स के मुख्य रूप से वही 3 काम होते हैं। पहला इरोजन करना होता है, दूसरा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, और तीसरा क्या होता है, डिपोजिशन करना, ठीक है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स डेवलप करती हैं लास्ट में जा कर के। तो क्या हुआ, इरोजन, ट्रांसपोर्ट और क्या कहते हैं उसके बाद डिपोजिशन, 3 चीज़ें करती है हिम नदी भी। इरोजन मतलब कि उसका अपरदन करना, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन करना उसका, और डिपोजिशन मतलब उसका निक्षेपण करना, उसको जा कर के कहीं पर जमा कर देना, ठीक है। तो ये 3 काम करती है। लेकिन कुछ लैंडफॉर्म्स ऐसी भी होती हैं जो कि इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशंस की वजह से नहीं डेवलप होती हैं, वह ग्लेशियर्स की प्रेजेंस की वजह से डेवलप होती हैं। तो उनमें से जो पहली जो लैंडफॉर्म्स है, यदि हम उसकी बात करें तो उसको हम बोलते हैं हिम विद्रें या फिर क्रीवेसिस, CREVASSES, क्रीवेसिस। तो देखिए क्रीवेसिस का कैसे डेवलप होती है, क्रीवेसिस मतलब होता है दरार पड़ जाना। बर्फ़ के ऊपर आपने देखा होगा बहुत ही गहरी दरारें पड़ जाती हैं, तो इन दरारों को ही क्रीवेसिस कहते हैं। तो मुख्य रूप से जो ग्लेशियर्स ऊपर से बह कर आता है, अब ये मैं आपके सामने यहाँ पर चित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस चित्र के अंदर देखिए कि ग्लेशियर्स ऊपर से बह कर आता है, तो ग्लेशियर्स के जो बह कर आता है उसके किनारे जो होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ, तो वहाँ पर जो दरारें पड़ती हैं उसको हम बोलते हैं मार्जिनल क्रीवेसिस, ठीक है। लेकिन जो उसके बीच में जो लंबी सीधी दरारें पड़ती हैं उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स ग्रीवेसिस, ठीक है, ट्रांसवर्स ग्रीवेसिस, ठीक, अनुप्रस्थ विदरें बोलते हैं। और जो कि अब उसके बाद जब हिम नदी ऊपर से
सरकरी घाटी से बह करके खुले मैदान में प्रवेश करती है, तो वहाँ पर जब आती है तो पूरे मैदान को भरने की कोशिश करती है। उसकी वजह से जो उसके अंदर आपका क्या कहते हैं दरारें पड़ती हैं, तो उन दरारों को हम क्या कहते हैं, उनको हम लॉन्गिट्यूडनल क्रीवेसिस कहते हैं, समानांतर विदरें और अनुदैर्घ्य विदरें। ठीक है, जैसे कि चित्र के अंदर आपको दिखाया गया है कि पहला जो है वह सीमांत विद्रें हैं, दूसरा अनुप्रस्थ विद्रें हैं, क ख ग घ, ये जो दिखाई गई हैं इसमें ये सारी आपकी क्या कौन सी अनुप्रस्थ विद्रें हैं, और लास्ट में आपकी जो 1 2 3 4 करके दिखाई गई हैं ये कौन सी हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल आपकी दरारें हैं। इसके हिम का जो हिम नदी होती है उसके अंदर जो दरारें पड़ती हैं उनको ये कहा जाता है। उसके बाद आता है हिमदर। हिमदर मतलब बर्गशुंड। नेक्स्ट टाइप की जो टोपोग्राफी यहाँ पर बनती है उसको हम कहते हैं हिमदर या फिर बर्गशुंड। ठीक है, बर्गशुंड जो होता है वह किस प्रकार से बनता है, देखिए यह एक प्रकार की गहरी खाई होती है जो किस प्रकार से बनती है, वो वहाँ पर मैकेनिकल जो वेदरिंग होती है उसकी वजह से बनती है। मैकेनिकल वेदरिंग किस प्रकार से होती है, यह जब वहाँ पर अल्टरनेटिव फ्रीज और दा होता है, मतलब कि वहाँ पर एक बार मैंने वेदरिंग प्रोसेस में आपको बताया था कि जब चट्टानें जम जाती हैं, उनकी दरारें जब जमती हैं और फिर वह पिघल जाती हैं, तो चट्टानें जब में जो पानी भरता है तो क्या होता है वह क्या करता है उसके अंदर जम जाता है रात को। जब रात को जम जाने के बाद क्या होता है कि फिर वह और दिन में वह पिघल जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब जमता है तो जितना पानी उसके दरार के अंदर गया था उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको दरार को थोड़ी सी चौड़ी कर देता है। ठीक है, और उसके बाद दिन में पिघल जाता है, उसके बाद उसका आयतन कम हो जाता है। तो रात और अगले दिन जब वह रात को फिर पिघलता है तो उसका आयतन और ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से रात को जब वह जमती है तो उस दरार की जो मोटाई है वह बढ़ती चली जाती है, और जब वह पिघलती है तो उसके अंदर और भी ज़्यादा पानी आता चला जाता है, और इस प्रकार से एक ऊपर एक दरार बन जाती है जो कि आपका मैकेनिकल या फिर कह सकते हैं फिजिकल वेदरिंग की वजह से वहाँ पर डेवलप्ड हुई थी। सर्दियों में यह क्या होता है, यह जो दरार है वह पहाड़ की बिल्कुल ऊंचाई पर बनती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि सर्दियों में तो यह बर्फ़ से ढक जाती है, लेकिन गर्मियों में क्या होता है यह बर्फ़ से पिघल जाती है और अलग से ही दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो आती है उसको हम बोलते हैं सिरेक्स, SERACS, सिरेक्स। सिरेक्स का निर्माण कहाँ पर होता है, देखिए जब हिम नदी आगे की तरफ बढ़ती है तो उसकी ऊपरी परत पर आपको पता है दरारें पड़ जाती है, हिमवीदर कहते हैं जिसको, दरारें पड़ जाती हैं। तो जब ये दरारें पड़ती हैं तो क्या होता है कि उसकी जो तलहटी होती है, जो ग्लेशियर होता है वह विषम हो जाती है, मतलब कि ऊबड़ खाबड़ होने लगती है। तो जब ये ऊबड़ खाबड़ ऐसे विषम बर्फीले धरातल पर कई हिमनद शिखर जो होते हैं वह मिलकर सिरेक्स का निर्माण करते हैं। कई हिमनद मतलब कई हिम जो नद होते हैं, मतलब कि ग्लेशियर्स होते हैं ऊपर से जो निकल कर आते हैं, वे कई सारे मिल कर के सिरेक्स का निर्माण करते हैं। उसके बाद आता है डस्ट वेल, धूल की कूप। डस्ट वेल, देखिए क्या होता है कि जो डस्ट वेल की बात करता हूँ, धूल के कूप मतलब कुआं, वेल मतलब कुआं। ठीक है, तो वो किस प्रकार से बनते हैं, यदि जो हिमानी होती है, ग्लेशियर होता है, उसके ऊपर जब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े पड़े रहते हैं तो क्या होता है कि वह पत्थर के टुकड़े सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा को पा करके जल्दी गर्म हो जाते हैं, और गर्म होकर के अपने नीचे पड़ी हुई बर्फ़ को पिघलाने लगते हैं, और वहाँ पर नीचे की तरफ एक खड्डा बन जाता है, और इसी खड्डे को, इसी गर्त को हम क्या कहते हैं, उसको धूल से बनी हुई या फिर क्या कहते हैं, डस्ट वेल कहते हैं, धूल कूप कहा जाता है इनको। उसके बाद आता है ग्लेशियर टेबल। ग्लेशियर टेबल मतलब हिमानी पट्ट। जैसा कि इसके नाम से ही आपको लगता है कि ग्लेशियर टेबल क्या होता है कि देखिए जब बड़े बड़े पत्थर के नीचे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वह उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जब धीरे धीरे करके पत्थर के साइड की बर्फ़ पिघल जाती है और उसके नीचे वाली बर्फ़ अभी पिघली नहीं है, तो वह क्या होता है कि ऊपर
एक एक ऊंचा प्लेटफॉर्म सा नज़र आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर टेबल कहते हैं। लेकिन जब यह इसके नीचे की बर्फ़ भी पिघल जाती है और वह ऊपर पड़ी हुई शिलाखंड है, जिसको पत्थर कह लें, बड़े वाले पत्थर को चट्टान कह लो, वह जब नीचे गिर जाती है तो तब उस अवस्था में उसको हम ग्लेशियर टेबल नहीं कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है इरोजनल वर्क ऑफ रिवर। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन वर्क ऑफ रिवर होगा, उसके बाद आपका डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ ग्लेशियर्स होंगी। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम करते हैं इरोजनल वर्क ऑफ रिवर। ये जितनी भी लैंड फॉर्म्स हैं, चाहे वो इरोजनल हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशनल हो, या फिर डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स हो बाय ग्लेशियर्स, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि यहाँ तक मैंने देखा है कि बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है। इसको हम इतना ही करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।